हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या ये कहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। बार बार आप सुनते होंगे कि जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई। आखिर इस जीडीपी का मतलब क्या है? व्हाट डज एग्जैक्टली जीडीपी मीन्स? आज के सेशन में समझेंगे और जानेंगे इसकी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, तथ्यों और विशेषताओं के बारे में। पर इससे पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करें, एक खास बात और ये जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के निःशुल्क अपनी शिक्षा पा सकते हैं। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उपलब्ध कराई जाती है। यहां 10 या 20% चैप्टर को या सिलेबस को कवर करने के बाद आपको किसी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोला जाता। आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और अपनी परीक्षाओं को आसान बना सकते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन और समझते हैं कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। अब देखिए, हमने जब राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन पहले सेशन में देखा था, तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है, उसको योग को हम लेते हैं और राष्ट्रीय आय की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब हम बीच में हमने ये भी देखा कि घरेलू क्षेत्र क्या होता है और घरेलू क्षेत्र के अंदर ही जो प्रोडक्शन होता है उसको घरेलू आय में लेते हैं या घरेलू उत्पाद में लेते हैं। तो अब अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद को समझना चाहें तो इसका मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा क्षेत्र के भीतर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाएंगी, उनका मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य, ध्यान से समझिएगा, उनका बाजार मूल्य जब हम लेते हैं तो उसको कहते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, एट मार्केट प्राइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में जो जो चीजें उत्पादित की जा रही हैं, ठीक, उन सभी का योग जब आप करते हैं, उनकी मौद्रिक वैल्यू निकालते हैं, मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, तो वो जीडीपी निकलती है। अब अर्थव्यवस्था क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। देखिए, यहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर के साथ दूसरा जो आप इंपॉर्टेंट काम देख रहे हैं वो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और तीसरा सर्विसेज। तो अब यहां पर आप थोड़ा सा क्रक्स जरूर ध्यान के चलिए, जानकर चलिए, जो आपकी कुल मिलाकर इकोनॉमी होती है, कुल मिलाकर जो इकोनॉमी होती है, इस इकोनॉमी के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यानी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसके 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा, अब जीडीपी आप इजीली समझ लेंगे, द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक। ठीक है, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। कई बार मैंने इसकी चर्चा की है और आज भी रेलेवेंट है, जिसमें मुख्य रूप से कृषि, खनन, इसके अलावा पशुपालन, ये चीजें की जाती हैं। अगर आप द्वितीयक या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये मुख्य रूप से होती है विनिर्माण से संबंधित। इसमें देश के जितने उद्योग हैं वो सब आ जाते हैं और इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कच्चे माल को फिनिश गुड्स में चेंज करना, उत्पादन करना। और जो तृतीयक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल बना हुआ है पूरी अर्थव्यवस्था में और जीडीपी में, उसको कहते हैं टर्सरी सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। अब ध्यान से समझिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ये 3 क्षेत्रों से उत्पादन हो रहा है और घरेलू क्षेत्र के भीतर हो रहा है, तो जितना उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होगा,
जितना बाजार मूल्य होगा, ध्यान रखिए, इस कृषि से ये नहीं देखा जाएगा कि कितने क्विंटल गेहूं है, कितने आपने जानवर पाले हैं, कितना खनन किया है किलो का, नहीं, उसका मौद्रिक वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपने टोटल 10 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया है, ठीक, 10 करोड़ रुपए का आपने कृषि, खनन और पशुपालन से प्रोडक्शन किया, मतलब जो भी प्रोडक्शन किया उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 10 करोड़ है। आपने जो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की है वो मान लेते हैं कि भाई 20 करोड़ है, और आपने जो तृतीयक या सर्विस सेक्टर में सेवाएं जनरेट की हैं वो मान लेते हैं 50 करोड़ है, ठीक। इन सेवाओं में क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, संचार है, परिवहन है, सारी चीजें हैं, ठीक है जी। एक कारपेंटर का काम है, एक मोची का काम है, एक बिजनेसमैन का काम है, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, सैटेलाइट सिस्टम से लेकर साइंटिस्ट, सब कुछ, ठीक। ये जो 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था के हैं, इससे जितनी चीजें जनरेट हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारी चीजों को अगर आप जोड़ देंगे, जैसे इस 10 करोड़ को, इस 20 करोड़ को और 50 करोड़ को, तो ये जो 80 करोड़ निकल रहा है, ये जो 80 करोड़ निकला, ठीक है, ये जो 80 करोड़ निकला, ये हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। कहां से आया, प्राथमिक क्षेत्रों से जितना उत्पादन किया उसका मौद्रिक वैल्यू ले लिया, सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र से जितना उत्पादन किया उसका मौद्रिक वैल्यू ले लिया, और सेवा क्षेत्र में जितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ उसकी मौद्रिक वैल्यू ले ली, और बाजार कीमत पर जब इसको हमने रखा तो ये आपकी इकोनॉमी में क्या बन गया, जीडीपी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि भाई जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है। आज इसको समझ लीजिए कि आपकी अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में, अच्छा, घरेलू क्षेत्र को मैंने अच्छे से दूसरे सेशन में डिफाइन किया था। इस टर्म के लिए घरेलू क्षेत्र या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, आपका जो वाटर बाउंड्री है, यानी कि जो जल सीमा क्षेत्र है 12 नॉटिकल माइल तक, इसके अलावा आपकी फिशिंग वेसल्स, आपका एयरक्राफ्ट, आपके पानी के जहाज, आपकी एम्बेसीज, आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आपकी दुनिया भर में हाई कमीशंस, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें आपके घरेलू क्षेत्र में आते हैं। अगर वहां पर कहीं भी इस प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों से कोई उत्पादन वस्तु या सेवा का किया जाता है तो उसका जो मौद्रिक मूल्य या मॉनेटरी वैल्यू होगी वो जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगी। इज इट क्लियर? Right? So the monetary value of all the goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year is called gross domestic product at market price, right? Because we are taking the market price, we are taking the price which is prevailing in the market for the goods and services. तो इसलिए इस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं उसका जो बाजार कीमत पर मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी कहलाएगी। ये इन शॉर्ट हमने समझने का प्रयास किया। इस फिगर में मैंने आपको यही दिखाया है कि ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से उत्पादन हो रहा है, ये द्वितीयक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रीज से उत्पादन हो रहा है, और यहाँ ये सारे सर्विस वाले लोग हैं, कोई सफाई वाला है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये सेफ है, ये अपना ट्रांसपोर्टेशन या पैकिंग का काम करते हैं, तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, टीचिंग है, सारी चीजें ये सर्विसेज आती है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पादन किया जाता है उनकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी उनका जो मार्केट प्राइस होगा उसको जब आप जोड़ देंगे तो वो मार्केट प्राइस पर जीडीपी कहलाएगी, ठीक। और ये भी ध्यान रखिए, अंतिम वस्तुएं, हमने फाइनल गुड्स की चर्चा की थी डेफिनेशंस में। अंतिम वस्तुएं वो वस्तु हैं जो अब फाइनली उत्पादित हो चुकी हैं कंजम्पशन के लिए, अब उसका दूसरा कोई उत्पादन में यूज नहीं होने वाला है, तो वो फाइनल गुड्स हैं जो अब आप यूज कर सकते हैं। तो ये जितनी अंतिम वस्तुएं हैं इन सब को जब हम इसकी वैल्यू को जोड़ते हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन वस्तु की क्वांटिटी को नहीं जोड़ेंगे, कितने क्विंटल गेहूं आया, कितने हजार कारें बनाई गई, ये नहीं जोड़ी जाएंगी। उसकी जो मौद्रिक वैल्यू होगी, उसकी जो मौद्रिक मान्य होगा उसको योग हम करेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एमपी निकल जाता है। इस कीमत में मूल्य ह्रास भी इसकी रकम शामिल होती है। मूल्य ह्रास यानी कि जो इसमें डेप्रिसिएशन है। मूल्य ह्रास हमने चर्चा पहले की हुई थी। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है? मूल्य ह्रास का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई कार इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ साल आपने इस्तेमाल किया तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है, या ये पेन है मैं इसको यूज करते करते 10 रुपए में लाऊंगा तो धीरे धीरे 2 रुपए पे आ जाएगी। तो ये जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, जो जहां जहां भी नेशनल इनकम निकालते समय आपको ग्रॉस शब्द दिखाई देगा, इसमें हमेशा क्या जुड़ा रहता है? मूल्यह्रास, ठीक। जब इसी सकल घरेलू उत्पाद को आप शुद्ध घरेलू उत्पाद बनाएंगे तो मूल्यह्रास माइनस कर दिया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दिया गया है
जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोल रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, ये हमने बोल दिया। अब इस सकल घरेलू उत्पाद में क्या शामिल है? इसमें शामिल है मूल्य ह्रास। अब अगर मान लीजिए हमें इसे बनाना है एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, मार्केट प्राइस पे, जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी। अब जब आप ग्रॉस को नेट बनाते हैं या सकल को जब शुद्ध बनाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसमें से मूल्य ह्रास को माइनस करना पड़ता है। तो जब आप एनडीपी बनाएंगे, सो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन, या जिसको आप कह सकते हैं मूल्यह्रास, या इसका एक और नाम होता है घिसावट, या इसका नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या असेट्स। ठीक, या आप क्या करते हैं, जब इसकी जो वैल्यू डाउन होती चली जाती है वो जीडीपी में से माइनस कर देते हैं, तो वो एनडीपी बन जाती है। और अगर ऑलरेडी एनडीपी दिया है और आपको ग्रॉस के तरफ जाना है, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्या G2N, तो क्या हो जाएगा? अगर G2N करेंगे तो माइनस कर देंगे किस चीज को? ठीक है, अगर G2N जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर N2G जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो सकल से शुद्ध पे आने के लिए यह आपको मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा, और शुद्ध से सकल पे जाने के लिए यह मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय आय निकालते समय आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये जो वस्तुओं और सेवाओं का कीमत का योग होता है, इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। ये आपके जीडीपी की प्राइमरी जानकारी है, जिससे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी एक लेखा वर्ष के अंतर्गत, एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत देश की घरेलू सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, उसका जो मौद्रिक मूल्य या मॉनेटरी वैल्यू होगी, उसको हम जीडीपी कहते हैं, और बाजार कीमत पे वो वैल्यू लेंगे तो एमपी कहलाती है। संक्षेप में, जीडीपी एमपी एक लेखा वर्ष में देश की सीमा में कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत का योग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र के रूप में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस वस्तु इक्वल टू क्या हो जाएगा? वस्तु इंटू कीमत प्लस सेवाएं इंटू कीमत। यानी जितनी वस्तुएं हैं उसकी कीमत मल्टीप्लाई कर दी और जितनी सेवाएं उसकी कीमत मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो जीडीपी एमपी इक्वल्स टू गुड्स इनटू प्राइस, सर्विसेज इनटू प्राइस। तो वस्तुओं की जो कीमत है वो उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज कि सारी वस्तुएं हैं 20, मान लीजिए एक सेक्टर को ले लीजिए, तो 20 क्विंटल गेहूं है, ठीक, उसकी प्राइस है 10, तो ये हो गया 200 रुपए। 200 रुपए का गुड्स हो गया, और जितनी सेवाएं हैं वो 30 यूनिट में की गई है। मान लीजिए किसी को 30 घंटे पढ़ाना है, ठीक, ऐसे समझ लीजिए, तो 30 घंटे की सेवा उसने दी है, तो 1 घंटे का अगर उसको 10 रुपए मिलता है तो ये 300 रुपए की सेवा हो गई, और इस वस्तु और सेवा को आपने जोड़ दिया तो 500 की जीडीपी हो गई। बस इस तरह निकालते हैं। सो गुड्स इनटू प्राइसेस और सर्विसेज इनटू प्राइसेस, ये मिलके और बाजार कीमत पर उसकी वैल्यू निकाली जाती है, तो उसको हम 500 रुपए, उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी बोलते हैं। और बाजार कीमत का मतलब क्या है, ये भी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा हुआ है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडीज का प्रभाव रहता है। तो ये जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हुआ, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के बाजार कीमत पर उसकी मौद्रिक मूल्य को हम देखते हैं। ठीक, अब जो आप बार बार सुनते रहते हैं ना कि जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, जीडीपी में ग्रोथ आया, जीडीपी में कमी आई, इसका मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर में हम कहते हैं कि जीडीपी 10% से इंक्रीज हो गई, मान लीजिए ऐसे बोल दिया हमने, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं कि रियल जीडीपी, वो एक अलग कंसेप्ट है, उस पर भी आएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि रियल जीडीपी ही बढ़ गई या नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई, तो अगर मान लीजिए बोलते हैं कि जीडीपी 10% से ग्रोथ कर गई, इसका मतलब ये है कि अगर पिछले साल जीडीपी की वैल्यू 500 रुपए थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 500 प्लस 50, 550 रुपए की वैल्यू हो गई जीडीपी की। ये कहने का मतलब है, यानी पहले जितनी जीडीपी थी उसमें 10% का इंक्रीज आ गया। इसका मतलब वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य बढ़ा है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं, समझ लीजिए। हो सकता है कि सच में वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन हुआ हो, सेवाओं का, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि उतनी ही वस्तु हो लेकिन कीमत बढ़ गई हो,
क्योंकि एक्चुअली जीडीपी में तो हम कीमत को देख रहे हैं ना कि वस्तु और सेवाओं की जितनी कीमत है वो जीडीपी कहलाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कीमत बढ़ने के कारण बढ़ी हो, इसीलिए दो तरह की जीडीपीज लेके चली जाती हैं। उसको भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, ये जीडीपी दो तरीके की होती है। ये जो जीडीपी है ये आपको दो तरह की दिखाई पड़ेगी। एक इसमें दिखाई पड़ेगा मौद्रिक जीडीपी, जिसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या मतलब है देखते हैं। ठीक, दूसरा होता है वास्तविक जीडीपी, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, और इसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अब देखिए दोनों का मतलब क्या है, दोनों में अंतर क्या होगा। ये जो मौद्रिक जीडीपी है ये होगी चालू कीमत पर, जिसको बोलते हैं करंट प्राइस। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो वास्तविक जीडीपी है ये होगी किस पर, आधार वर्ष के कीमत पर। आधार वर्ष के कीमत पर, या जिसको बोलते हैं बेस ईयर प्राइस, एट बेस ईयर प्राइस। अब इसका क्या मतलब है ध्यान समझिए। सर समझ नहीं आ रहा, अभी समझाते हैं। देखिए मौद्रिक जीडीपी का मतलब यह है कि जब आप, दो तरह की चीजें होती हैं। हम क्या करते हैं, भारत सरकार के लोग क्या करते हैं, एक तो इस वर्ष जो प्राइस चल रही है, देखिए जीडीपी निकालने का मतलब क्या है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसका कीमत जो चल रहा है वो जीडीपी हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए। तो कीमत दो तरह की होती है। एक मान लीजिए जो इस साल उस वस्तु और सेवा की कीमत चल रही है, जब हम उस पर उस जीडीपी को निकालते हैं तो वो हो जाती है नॉमिनल जीडीपी। मान लीजिए हमने कहा कि भैया 20 क्विंटल हमने गेहूं उगाया है, 10 रुपए किलो चल रहा है, ठीक, 200 ये हो गया। हमने बोला कि हमने 30 घंटे की सर्विसेज दी है 10 रुपए के हिसाब से, 300 रुपए ये हो गया। बोला कि जीडीपी हो गई 500, ये अभी चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि हर साल कीमतों में बहुत तेजी से उछाल देखा जाता है। कभी कीमतें बहुत घट जाती हैं, कभी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। और जब जीडीपी उन कीमतों पर निकाली जाती है तो हो सकता है वो सही पिक्चर ना दिखा रही हो। मतलब वस्तु और सेवा का उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, लेकिन कीमत बढ़ने और घटने से जीडीपी की वैल्यू घट बढ़ गई। अब आपको लगेगा भाई जीडीपी बहुत इंक्रीज हो गई या बहुत नीचे आ गई। एक्चुअली में उत्पादन तो उतना ही हुआ है, आपके देश में कोई विकास नहीं हुआ आर्थिक, या कोई आर्थिक घटाव भी नहीं हुआ है, बस कीमत घटने बढ़ने के कारण आपको दिक्कत हो रही है। तो सरकार क्या करती है कि ऐसे साल को चूज करती है जिस साल में चीजों की कीमतें थोड़ी स्थिर रही हैं। जैसे 11-12 लिया गया, फिर 16-17 आ गया, है ना। ऐसे साल जहां पर कीमतें बहुत फ्लक्चुएट नहीं हुई हैं, उस साल को एक आधार वर्ष बनाया जाता है, एक बेस ईयर बना लिया जाता है, और हर साल वस्तुओं और सेवाओं की कीमत उसी के अनुसार तय करके यह डिसाइड किया जाता है कि वास्तव में जीडीपी कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। तो कुल मिलाकर अगर करंट ईयर या चालू कीमत पर हम जीडीपी को निकालते हैं तो वो मौद्रिक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। और अगर चल रहे प्राइस के यहां छोड़कर हम आधार वर्ष पर निकालते हैं, यानी जो हमने बेस ईयर चूज किया हो उस पर जीडीपी निकालते हैं, तो उसको हम रियल जीडीपी का नाम देते हैं। यही अंतर है रियल जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में। तो रियल जीडीपी के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है वो कितनी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई है, ये असली पिक्चर बताता है। आ रही बात समझ में। और ये दिखाता है कि कितना प्राइसेस चेंज होने पर, यानी नए प्राइस के हिसाब से क्या आ रहा है, और इसी हिसाब से फिर हम कीमत निर्देशांक निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, यानी वास्तव में कीमतों में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट सिलेबस का हिस्सा, आपको देखते चलिए। तो प्राइस इंडेक्स कह लीजिए, प्राइस इंडेक्स, या इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेटर, ठीक। हिंदी में कहते हैं इसको कीमत निर्देशांक, कीमत निर्देशांक। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं इसको कि मौद्रिक
मौद्रिक जीडीपी डिवाइडेड बाय वास्तविक जीडीपी, है ना, यानी कुल मिला के बेस ईयर प्राइस और जो करंट ईयर प्राइस है इंटू 100 करेंगे तो आपको ये कीमत निर्देशांक या प्राइस इंडेक्स निकल के आ जाएगा कि वास्तव में कितना कीमतों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक बेस की बात करता है, ये करंट की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जीडीपी की कहानी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जीडीपी का खेल चलता कैसे है और वास्तव में जीडीपी इकोनॉमी में किस तरह देखी जाती है। तो बार बार जो आप जीडीपी को लेके कंफ्यूज रहते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी, सिलेबस में भी, उनसे संबंधित मैंने हर कॉर्नर को टच करने का प्रयास किया है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब कुछ विशेषताओं की बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में मशीनों के घिसावट के व्यय को घटाया नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात। मैंने पहले बताया कि ग्रॉस वाला जब हम निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं की जाती, ये भी ठीक बात। यहां पर जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जीडीपी में केवल घरेलू आय रहती है, बाहर से आय हुई आय नहीं रहती है। वो तो राष्ट्रीय आय में हम जोड़ते हैं, नेशनल इनकम में लेते हैं। जीडीपी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बाहर से आने वाली आय को हम जीडीपी में बिल्कुल शामिल नहीं करते। दोहरी गणना से बचने के लिए इसके आकलन में केवल अंतिम वस्तुएं, यानी फाइनल गुड्स जो होती हैं, अंतिम वस्तुएं, जो वस्तुएं जिसको हम यूज करने के लिए तैयार हैं। मैंने कई बार इसकी चर्चा की है। जीडीपी में फाइनल गुड्स आएंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं आएंगी। मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जिनका इस्तेमाल करके हम दूसरी चीज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 1 टन लकड़ी है, 1 टन लकड़ी, तो इसको भी आप जीडीपी का कैलकुलेशन मान लीजिए। और मैं बोलूं इससे कि इससे 50 फर्नीचर बनाए गए हैं जिसकी कीमत है 50,000 मान लीजिए, और ये लकड़ी की कीमत कुछ भी, 1 टन लकड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन मान लीजिए 2,000। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि 2,000 और 5,000, 50,000 दोनों को मिला के 52,000 मेरी जीडीपी हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1 टन लकड़ी का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन वो लकड़ी इसी फर्नीचर में लग गई ना, और फर्नीचर की वैल्यू तभी तो 50,000 हुई है। तो यहां पर इसका वैल्यू एडिशन किया गया है। तो वैल्यू एडिशन कर, मान लीजिए इसको 20,000, 2,000 रखना ठीक नहीं है, तो 2,000 इसको 20,000 इसको मान लिया गया, 50,000 इसको मान लिया गया। तो ये 1 टन लकड़ी इसी फर्नीचर में लगी है, तब ये फर्नीचर 50,000 का बना है, यानी 20,000 में 30,000 का मूल्यवर्धन किया गया है। अब हम इसको भी जीडीपी में रख लें, इसको भी जीडीपी में रख लें, उचित नहीं। हम केवल इसी 50,000 को रखेंगे, ये 20,000 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मध्यवर्ती वस्तु है, ये फाइनल गुड नहीं है, अंतिम वस्तु नहीं है, इस्तेमाल वाली चीज ये फर्नीचर है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं को रखा जाता है ताकि दोहरी गणना ना हो। अगर हम इन दोनों को ले लेंगे तो डबल अकाउंटिंग हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आय में एक समस्या क्रिएट करता है। ठीक, तो जीडीपी में अंतिम वस्तु ही ली जाती है, चाहे राष्ट्रीय आय में भी अंतिम वस्तु ही ली जाती है। क्या क्या नहीं जोड़ा जाता? पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राशि। मान लीजिए जीडीपी आप निकाल रहे हैं, तो जो इस साल प्रोडक्शन हुआ है उसको लीजिए ना, पिछले साल का नहीं। हस्तांतरण आय का भुगतान, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट, देखिए जो भी आपकी आय होनी चाहिए, 2 तरह की आय होती है। एक साधन आय होता है, साधन आय होता है श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी, इनके आय से जो मिलती है। हमने कई बार इसकी चर्चा कर ली। उत्पादन के साधन कौन से हैं? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। तो या तो कहीं आप श्रम दे रहे होंगे, कोई भी काम कर रहे होंगे, चाहे आप स्किल्ड वर्कर हैं, चाहे अनस्किल्ड, आप ऑफिस में काम करें, सड़क पे काम करें, कोई भी काम करें, उससे आपको वेतन या मजदूरी मिल रही होगी। आप अगर आपकी भूमि है या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब उसमें आ जाते हैं, उससे आपको लगान या किराया मिलेगा। आपका पैसा आप कहीं लगा रहे हैं, ब्याज है तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। और आप उद्यमी अगर खुद इन्वेस्टर हैं तो आप लाभ कमाएंगे। इसके अलावा जो इनकम होती है वो मान लीजिए हस्तांतरण आय है। हस्तांतरण आय मतलब आप अपने एरिया में देखते होंगे, किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसी को विकलांग पेंशन मिल रहा है, किसी को आप देखते होंगे स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है। ये सारे ऐसे इनकम है जिनके बदले कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं कर रहा है, हिज और सी इज गेटिंग इट इनटू द फ्री। तो ऐसे इनकम को जीडीपी का हिस्सा बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि ये गैर उत्पादक आय है, इसमें कोई उत्पादक नहीं हो रहा है। पूंजीगत लाभ या अवैधानिक लाभ भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है? स्वयं के उपभोग के लिए किया हुआ उत्पाद और स्वयं स्वामित्व के मकान में स्वयं के रहने के लिए किराया शामिल किया जाता है। ये बात है कि आप कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो जीडीपी का पार्ट मान लिया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के अंग कौन कौन से हैं? ये बात अब बहुत इंपॉर्टेंट रूप से है कि कौन कौन से चीजें हैं जो उसमें आती हैं। तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाएं उस देश के निवासियों अथवा अनिवासियों द्वारा उत्पादित की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नॉर्मल रेसिडेंट और हम घरेलू क्षेत्र देख रहे थे। तो यहां पर निवासी है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। घरेलू क्षेत्र में उत्पादन है, जीडीपी कहला जाएगी।
वस्तुओं के उत्पादन में उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु दोनों को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता वस्तु मैंने पहले बता दी है, जो उपभोग के लिए घरेलू लोग इस्तेमाल करते हैं, और पूंजीगत वस्तु जो और इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन में यूज की जाती है। अगर किसी भी तरह के वस्तु का उत्पादन हो रहा है, चाहे कोई मशीन बन रही है, चाहे यूज लिखने के लिए पेन बन रहा है, सब जीडीपी में कैलकुलेट होता है। सेवाओं के उत्पादन के अंतर्गत भी उपभोक्ता सेवाएं और पूंजीगत सेवाएं आती हैं। सर्विसेज के लिए भी है, जैसे गुड्स में उपभोक्ता और पूंजीगत दोनों है, सर्विसेज में भी आपको पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तु सेवाएं दोनों इसमें शामिल की जाएंगी। ठीक है, इसमें शामिल की जाने वाली वस्तुएं टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों हो सकती हैं। ठीक है, इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के वार्षिक उत्पाद को शामिल किया जाता है। सो वेदर इट इज चाहे वो पब्लिक प्रोडक्शन हो, ठीक है, सरकारी हो या सार्वजनिक हो, या वो प्राइवेट इनकम हो या प्रोडक्शन हो, यानी प्राइवेट इनकम और प्रोडक्शन कुछ भी हो, चाहे पब्लिक इनकम या प्रोडक्शन हो, ये दोनों क्षेत्रों के चीजों को हम जीडीपी में शामिल करेंगे। मेक इट वेरी क्लियर, कई बार इसमें कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके जीडीपी है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसकी जो बाजार कीमत या वैल्यू होती है, वो हम जीडीपी या एमपी या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसमें मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन शामिल होता है। तो ये महत्वपूर्ण वो सेशन था जिसमें मैंने आपको जीडीपी के बारे में डिटेल में समझाया। आई होप कि जीडीपी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अब समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड अब किसी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आप आकर कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते। अगर आपने सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लास 6 to 12 में क्लास 12 सेलेक्ट किया तो मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी क्लास को सब्जेक्ट के आप अलग अलग विषयों की पढ़ाई अलग अलग फैकल्टीज के माध्यम से कर सकते हैं। बस आपको यहां क्या मिल जाता है, कस्टमाइज सिलेबस के साथ साथ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, छोटे छोटे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, छोटे छोटे एनसीईआरटी के टॉपिक्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क क्रमबद्ध तरीके से वेबसाइट पर उपलब्ध है। बस आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।